नमस्कार, मैं रवीश कुमार। देश किस तरफ जा रहा है इसका पता गूगल मैप से नहीं चलेगा। आपको उन खबरों को जोड़कर देखना होगा जो छपती तो हैं लेकिन बच बचा कर। इन्हीं खबरों से आइडिया मिलता है कि देश किस तरफ जा रहा है और किसके फायदे के लिए चल रहा है। ऐसी खबरें बड़े स्तर पर आपके जीवन को भी प्रभावित करती हैं और आपको पता नहीं चलता। आप देश को लेकर अक्सर भ्रम में रहते हैं कि आगे जा रहा है। वह रुका तो नहीं होता, लेकिन क्या आप भी आगे जा रहे हैं और क्यों नहीं जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब इस सवाल से मिलेगा कि देश कहां जा रहा है। यह हमारा एक और चैनल है, रवीश कुमार नई सड़क। इसके अलावा भोजपुरी का चैनल है बिहान, लेकिन हमारा मेन चैनल है ravishkumar.official, जिसके 14 मिलियन से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। तो हमारे 3 ही चैनल हैं, इनके अलावा हमारा कोई भी चैनल नहीं है। तो इस वीडियो में हम ऐसी ही कुछ खबरों की बात करेंगे कि आपको पता है कि अमेरिका के सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन SEC ने कहा है कि अभी तक उनके समन को, यानी कानूनी बुलावे और दस्तावेजों को अदानी समूह के एग्जीक्यूटिव को नहीं दिया गया है। न्यूयॉर्क की जिला अदालत में बाकायदा SEC का बयान है कि इस 14 सितंबर को भी भारत सरकार के कानून मंत्रालय से आग्रह किया गया था कि उनके समन को सौंप दिया जाए, लेकिन अदानी समूह को नहीं दिया गया और ना जानकारी मिली। इस मामले में अदानी समूह इन आरोपों को हमेशा आधारहीन बताता रहा है, लेकिन अगर कोई देश समन भेज रहा है तो उस समन की तामील क्यों नहीं हो रही? अमेरिका में अदानी समूह पर $265 मिलियन की कथित रिश्वतखोरी के आरोप हैं। इस मामले में अदानी ग्रुप के संस्थापक गौतम अदानी और उनके भतीजे सागर अदानी भी नामजद हैं। अब आप एक और घटना की जानकारी लीजिए, फिर आइडिया लीजिए कि भारत कैसे चलता है, देश कहां जा रहा है। क्या ऐसे चलने में आप भारत का और अपना भला समझते हैं? भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं संजीव चतुर्वेदी। इन्होंने उत्तराखंड हाई कोर्ट में याचिका डाली कि अदालत ने केंद्रीय प्रशासनिक पंचायत कैट के आदेश पर रोक लगाई थी, मगर कैट पालन नहीं कर रहा है, तो यह कैट के खिलाफ अवमानना का मामला बनता है। कोर्ट का आदेश लागू हो, इसे लेकर संजीव चतुर्वेदी कोर्ट ही गए। क्या आप जानते हैं कि संजीव चतुर्वेदी का मामला जब भी कोर्ट में सुनवाई के लिए आता है, किसी न किसी कारण से जज सुनवाई से अलग हो जाते हैं। पिछले 2 हफ्ते में 2 बार ऐसा हुआ और अब तक 16 जजों ने अपने को सुनवाई से अलग किया है। जरा सोचिए, ऐसा क्या है संजीव चतुर्वेदी के मामले में कि 16 जजों ने सुनवाई से अलग किया? क्या आपको ऐसा ही देश चाहिए? आप इंसाफ के लिए कोर्ट जाएं और जज किसी न किसी कारण से सुनने से अलग हो जाएं। क्या आपको ऐसा भारत चाहिए था? क्या आपको इस तरह की खबरों से आज के भारत में भरोसा होता है? कभी सोचा है आपने कि जब भारतीय वन सेवा के एक ईमानदार अफसर के मामले में ऐसा हो सकता है, तब आपके साथ क्या क्या हो सकता है? 16 जजों ने खुद को सुनवाई से अलग किया है। हालत यहां तक आ गई कि उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को इस मामले को अपनी बेंच के सामने लिस्ट करना पड़ा है। फिर भी आप कहते हैं देश तरक्की कर रहा है। क्या यही तरक्की आपको चाहिए? कानून के राज की बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है मध्य प्रदेश में क्या हुआ है? यहां के दमोह में पुरुषोत्तम कुशवाहा को मजबूर किया गया कि वह अनुज पांडे के पांव धोए और उस पानी को पी जाए। एक मीम शेयर करने के लिए जातिगत सजा दी जाती है। क्या आप इस शर्मनाक वाकये को भी पचा जाते हैं? यह अधिकार बोध किसी जाति को कहां से मिलता है कि ब्राह्मण के पांव धोने के लिए किसी कुशवाहा को मजबूर किया जाता है? आज के भारत में यह सब हो रहा है, आज भी होता है। क्या आपको इन बातों से फर्क पड़ता है, या आप केवल GDP का डेटा गिन गिन कर या पढ़ पढ़ कर खुश हैं? दरअसल ऐसे लोग जो भी खुश हैं, इस सच्चाई से भाग रहे हैं। उनके पास किसी बात का कोई जवाब है नहीं कि संजीव चतुर्वेदी के मामले को सुनने से जज क्यों अलग हो जा रहे हैं और पुरुषोत्तम कुशवाहा को अनुज पांडे का पांव क्यों धोना पड़ रहा है। एक में सिस्टम व्यक्ति की गरिमा को कुचल रहा है और दूसरे में समाज व्यक्ति की गरिमा को कुचल रहा है। केरला में 26 साल के युवक आनंदू अजी के साथ क्या हुआ?
उन्होंने आरोप लगाया है कि आरएसएस से जुड़े लोगों ने कथित रूप से बाल यौन शोषण किया है। यह व्यक्ति सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। अपने अंतिम नोट में लिखा है कि पिता के कहने पर आरएसएस की शाखा में जाने लगा था। तब से कई बार यौन शोषण हुआ। आरएसएस के शिविरों के दौरान भी हुआ। उसे किसी से नाराजगी नहीं। नाराजगी है तो केवल एक व्यक्ति और एक संगठन आरएसएस से। यौन शोषण के कारण वह अवसाद में चला गया और इस यातना को नहीं झेल पाया। अपने अंतिम नोट में लिखा है कि कभी किसी आरएसएस वाले से दोस्ती नहीं करनी चाहिए। प्रियंका गांधी ने भी जांच की मांग की है और सीपीएम ने भी। कांग्रेस पार्टी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। सबसे बड़ा उपकार अगर हम आनंदू अजी जैसे लाखों बच्चों के साथ अगर कुछ कर पाएंगे तो वो ये कर पाएंगे कि इन्हें एक्सपोज करिए। इस संगठन को एक्सपोज करना बहुत जरूरी है। That's the least we can do to Anandu Aji and lakhs of people like Anandu Aji. ये पर्दा हटाना जरूरी है। इस पर्दे के पीछे क्या हो रहा है वो देखना जरूरी है, वो जानना जरूरी है, वो लोगों को बताना जरूरी है। आनंदू की मौत पर इस तरह के पर्दे नहीं चाहिए। यह आनंदू की मौत पर एक पर्दा है जहां आरएसएस का आप नाम नहीं लिख रहे। यह पर्दा डालने का षड्यंत्र शुरू हो चुका है। इसकी ऐसी जांच होनी चाहिए और ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि जो समाज के लिए एक उदाहरण बने। जो भी इस तरह की संस्थाएं चलाते हो, वो सामाजिक संस्था हो, वो धार्मिक संस्था हो, वो राजनीतिक संस्था हो, किसी धर्म से संबंधित हो, किसी जाति से संबंधित हो, उनको सबक सिखाना बहुत जरूरी है। क्या आपको जांच पर भरोसा होता है? आपको लगता है कि आरएसएस की भूमिका को लेकर इस देश में अब जांच हो सकती है? जांच की मांग पूरी हो सकती है, यानी कमेटी वगैरह बन जाएगी, लेकिन जांच कभी पूरी नहीं होगी। आनंदू ने लिखा है कि उसके साथ जो हुआ वही लिखा है। कहीं कोई बहस नहीं, जवाबदेही नहीं, बस कुछ भी आरोप लगता है, पचा लेने, भुला देने का इंतजार किया जाता है। अखबारों में आधी अधूरी जानकारी के साथ खबर छाप दी जाती है। मध्य प्रदेश में कफ सिरप पीने से 22 से अधिक बच्चे मर गए और गृहमंत्री बहस चलाना चाहते हैं कि देश में मुसलमानों की आबादी बढ़ गई है। इस फर्जी बहस का कई बार जवाब दिया गया है। आंकड़ों के साथ फिर से जवाब दिया जा रहा है, लेकिन फिर भी इस झूठ को दोहराया जाता है। देश में दवा सही से बने, डॉक्टर सही से सही दवा मरीजों को दे, इस पर मेहनत नहीं है। लेकिन मुसलमानों के प्रति नफरत कैसे फैले, इसे लेकर हर दिन आइडिया इस्तेमाल में लाया जाता है। कब तक आप इस बहाने मुसलमान तो कभी उस बहाने मुसलमान को मुद्दा बनाकर इन सवालों से भागते रहेंगे जिनकी चर्चा मैंने की? इस भारत को आप किस खाते में रखते हैं? खुद ही कहते थे ना प्रधानमंत्री कि गुड तालिबान बैड तालिबान नहीं चलेगा, लेकिन इस समय क्या हो रहा है? तालिबान के मंत्री का राजकीय सम्मान से कौन स्वागत कर रहा है? अगर यही काम कांग्रेस की सरकार ने किया होता तो गोदी मीडिया कितना हंगामा करता। इसकी भी बात नहीं है। जनता से जुड़े कितने मुद्दे हैं। खराब दवा से बच्चे मर जा रहे हैं, किसी को जमानत नहीं मिल रही, किसी को समन नहीं दिया जा रहा, किसी की सुनवाई नहीं हो रही। क्या आपको इसमें अराजकता नजर नहीं आ रही? क्या आपको इन सब में कोई व्यवस्था नजर आती है? योगेंद्र यादव ने कहा कि बिहार में विदेशी वोटर को लेकर मात्र 1087 आपत्तियां आई हैं। 1087, और इनमें 390 नाम ही काटे गए और इनमें भी सिर्फ 76 मुसलमान हैं। सीमांचल से केवल 10 लोगों के नाम नागरिकता के आधार पर कटे हैं। तो जाहिर है बाकी हिंदू भी होंगे और राज्य के अलग अलग जिलों से होंगे। अभी इनके नाम कटे हैं, इनकी अपील भी होगी और अंतिम फैसला भी बाकी है। तो यह हाल है घुसपैठ की राजनीति का, और प्रधानमंत्री से लेकर गृहमंत्री तक इसे हवा दे रहे हैं। घुसपैठ की बात करते हैं, उनकी ही सरकार है, जवाबदेही उनकी बनती है, लेकिन जवाबदेही की बात करता कौन है? आज के भारत में किसी की जवाबदेही नहीं। मुसलमानों की आबादी पर भाषण हो रहा है और उधर गुजरात में 8 नगर निगम ऐसे हैं जिनके हिसाब किताब की ऑडिट 4 से 7 साल से नहीं हुई है। गुजरात का अपना कानून है कि नगर निगमों की हर साल ऑडिट होनी चाहिए,
लेकिन 4-4 साल से ऑडिट नहीं हो रही। किसी को पता नहीं और किसी को मतलब नहीं कि जनता का पैसा कैसे खर्च किया जा रहा है। 2-2 लाख करोड़ का हिसाब किसी को पता नहीं, मगर मुसलमानों की आबादी पर बहस हो रही है। इसलिए हमने कहा, कब तक आप इस सच्चाई से भागते रहेंगे। एक और खबर सुनिए। देश के वैज्ञानिकों ने सरकार को पत्र लिखा है कि यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में धांधली हो रही है। आप जानते हैं 2016 से भारत की यूनिवर्सिटी और कॉलेज की रैंकिंग की व्यवस्था शुरू की गई। बड़े बड़े वैज्ञानिकों ने सरकार को लिखा है कि रैंकिंग में ऊपर आने के लिए भ्रष्टाचार और अनैतिक तरीकों का सहारा लिया जा रहा है। क्या आपको इन खबरों के बारे में प्रमुखता से बताया जाता है? आपकी प्राथमिकता में ये सारी जानकारियां ऊपर हैं? अगर प्रधानमंत्री मोदी के दौर में सब ठीक ही से चल रहा है, भ्रष्टाचार खत्म है, तो किसी यूनिवर्सिटी की रैंकिंग में भ्रष्टाचार क्या कर रहा है? इस तरह की रैंकिंग से माहौल बनाया जाता है कि भारत में कॉलेज अच्छा कर रहे हैं, शिक्षा में सुधार हो रहा है, जबकि वही 10-20 कॉलेज हैं जो हर बार ऊपर आते रहते हैं। इसीलिए कहा कि इन खबरों पर नजर रखिए, जिनसे पता चलता है कि देश किस दिशा में जा रहा है, देश कैसे चल रहा है। सूचना के अधिकार आपको दिए गए कि आप आरटीआई दायर करें और जानकारी लें, लेकिन वहां भी मामला खराब हो गया है। केंद्रीय सूचना आयोग CIC का कोई प्रमुख तक नहीं, 28,000 से अधिक मामले लंबित हैं। देश भर में 4 लाख केस लंबित हो गए। बीजेपी इस कानून को कमजोर करने के लिए बदलाव कर रही है। क्या आपको इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता? या आप ऐसा ही देश चाहते हैं कि मीडिया रिपोर्ट ना करे और आपको आरटीआई से पता ना चले? इतने कम समझदार तो आप लगते नहीं। कुछ तो सोचते होंगे कि यह सब जो कर रहा है वो क्यों कर रहा है। चारों तरफ भयंकर गरीबी है। नौजवान 10-10 हजार की नौकरी के लिए मजबूर हैं और 2-2 लाख करोड़ का हिसाब नहीं दिया जाता। चुनाव आता है तो मुसलमानों की आबादी की बात होती है। आईटी सेक्टर में 50,000 लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं। इस आबादी पर क्यों नहीं बात हो रही? गृहमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक मुसलमानों की आबादी घुसपैठ का भूत खड़ा कर रहे हैं। आईटी सेक्टर में हजारों की संख्या में नौकरियां जा रही हैं, उस पर कुछ बोल नहीं रहे। आपके सामने आपके बच्चों का भविष्य गड्ढे में जा रहा है और नैरेटिव बनाया जा रहा है मुसलमानों को लेकर। आप इस वीडियो को ठीक से देखिए और समझिए कि यह देश किस दिशा में जा रहा है और कब तक आप गलत पर चुप रहेंगे और गलत को नजरअंदाज करेंगे। हमारा बस इतना कहना है, देखना शुरू कर दीजिए, सोचना शुरू कर दीजिए और बोला कीजिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।